सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और बहुत दिनों बाद मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल पर, क्योंकि दिन नहीं, हफ्ते नहीं, कम से कम महीनों बीत गए, मैंने कोई नई कहानी अपलोड नहीं करी है। बस बीच में एक दो कहानियां न्यू अपलोड करी हैं, बाकी सब कंपाइलेशन है। और मैं जानता हूँ ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप सभी को मजबूरी तो पता ही है। मेरे छोटे भाई का थोड़ा इशू हो गया था, मेडिकल इशू, जिसके कारण मैंने अपना पूरा फोकस हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पर कर दिया था और मैं कोई कहानी अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप सभी के प्रे की वजह से और ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से अब मेडिसिन जो है वो चालू हो गई हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। और आप सभी के प्रे की वजह से और ऊपर वाले का आशीर्वाद तो है ही, मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। आप सभी प्रे करते रहिए। और अब मेडिसिन शुरू हो गई है तो मुझे भी अब अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी के लिए कहानियाँ रिकॉर्ड करनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। इसलिए एक बार फिर से मैं एक्टिव आ चुका हूँ। और आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी के फेवरेट टॉपिक पर होने वाली है, यानी कि यक्षिणी के ऊपर। यक्षिणी की एक कहानी आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूँ आप सभी को वेंडिगो और वेयरवुल्फ की सीरीज भी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप चिंता मत करिए, अब तो मैं एक्टिव आ गया हूँ। अब मैं डेली बेसिस पर कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करने की, वरना जैसे मैं पहले अपलोड कर रहा था वैसे तो करूँगा ही। चलो अब अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, इंट्रो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, कहानी को शुरू करते हैं। आजकल के समय में शहर की चकाचौंध भला किसे पसंद नहीं है। हर कोई गांव का हाथ छोड़कर शहर का हाथ थाम रहा है और शहर में आकर बस रहा है। लेकिन आज के समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गांव का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने गांव को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां अपराध बहुत ज्यादा होते हैं, और उन्हीं में से एक गांव था मंगलपुर, जहां के लोग अंधेरा होने के बाद घर से निकलते तक नहीं थे। वहां पर कहने के लिए तो सारी सुविधाएं थी, लेकिन वहां की हकीकत बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वहां पर गुंडे बदमाशों का राज था, इसलिए गांव का शरीफ आदमी हमेशा दबा कुचला रहता था और वो चाहकर कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कुछ समय के लिए जरूर छा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और एक ऐसी ही शाम आई उस गांव में जब सभी गांव वाले अपने अपने घर में घुस गए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और उन्हें पता था कि अंधेरा होने के बाद वहां के गुंडे बदमाश गांव में निकलेंगे और अपराधों को अंजाम देंगे। इसलिए हर कोई अपने घर में घुस गया। अपने अपने घर में सब घुसे हुए थे। काफी ज्यादा दहशत का माहौल था। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि गाड़ी की थी। एक ऐसी गाड़ी जो 4 पहिया थी और उसके ऊपर कोई सायरन लगा हुआ था। वो सायरन की आवाज गांव वाले पहचान गए। वो गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि पुलिस वालों की थी। जब पुलिस की गाड़ी की आवाज गांव वालों के कानों में पड़ी, तब सभी गांव वाले हैरान हो गए कि आखिर ये पुलिस वाले जो हमेशा अपने पुलिस स्टेशन में पड़े रहते हैं और कुछ भी काम धाम नहीं करते, वो इतनी रात को गांव में क्यों आए हैं। गांव वालों ने चुपके से अपने घरों की खिड़की को खोला तो उन्होंने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने थी और उस गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक ऑफिसर निकला जो बहुत ही ज्यादा जवान था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, और वो जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उसने आवाज लगाई, अरे किस गांव में कोई रहता भी है या पूरा गांव ऐसे ही सुनसान है। ये बात सुनते ही गांव वालों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और वो अपने घर से बाहर निकले। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, अरे आप लोग रहते भी है यहां पर? मुझे अभी पता चला। अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं और पूरा गांव एकदम खाली सा हो रखा है। क्या बात है? जब ये बात उस पुलिस ऑफिसर ने कही, तब उन गांव वालों को पता चल गया कि यह पुलिस ऑफिसर नया नया आया है
और एक गांव वाले ने घबराते हुए जवाब दिया, बाबूजी अब आपको क्या बताएं, आप नए नए आए हैं ना अभी, इसलिए आपको पता नहीं है। यहां जैसे ही अंधेरा होता है तो एकदम दहशत हो जाती है लोगों के दिलों में। गुंडे आते हैं, परेशान करते हैं, लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद हम सिर्फ रोते रहते हैं। ऐसा काफी सालों से चल रहा है, इसलिए अंधेरा होने के बाद हम घर से निकलते ही नहीं। जब ये बात उस पुलिस वाले ने सुनी तब उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आपको पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए ना, तभी तो पुलिस वाले आपकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद क्या था, उस गांव वाले ने फिर से घबराते हुए कहा, अरे बाबूजी क्यों मजाक कर रहे हैं, बहुत बार हुआ, हम गए पुलिस स्टेशन में, बहुत बार हमने रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार तो मन में ऐसा आया कि बस ये गांव छोड़कर कहीं चले जाएं, जैसे और लोग शहर कमाने के लिए गए हैं वहीं शहर में हम भी चले जाएं। लेकिन फिर हमें याद आता है कि हमारी पूर्वजों की जमीनें यहां पर है और हम चाहकर भी यहां से जा नहीं सकते, सब कुछ हमारा यहीं पर है। और उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, अब आप घबराइए मत, मेरी पोस्टिंग यहां पर हुई है और अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप जब चाहें, जब आपका मन करे, जब आपको जरूरत हो, अपने घर से बेफिक्र होकर निकल सकते हैं, समझे आप। और उसके बाद वो जो गांव वाले थे वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, उन्हें उस पुलिस वालों की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, अरे मैं सच कह रहा हूं, आप घबराइए मत, अब मैं यहां पर आ गया हूं, अब आपके गांव में कोई भी अपराध नहीं होगा, समझे आप। यह बात वो पुलिस वाला कह ही रहा था, तभी वहां पर कुछ आवाजें आई और वो आवाजें थोड़ी डरावनी सी थी। सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर गए और उस गांव वाले ने जो बात कर रहा था तो उसने कहा, आप यहां जाइए, वो लोग आ गए हैं, वो बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत खतरनाक है बाबूजी, आप यहां जाइए, वो आपको कुछ कर देंगे। और ये बात सुनते ही उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, अच्छा तो ये गुंडे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप यही रहिए, कोई भी अपने घर में नहीं जाएगा, समझे आप। उसके बाद क्या था, वो सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए और आधे गांव वाले अपने घर में घुस गए, लेकिन कुछ गांव वालों ने उस पुलिस ऑफिसर पर भरोसा दिखाया और वो वहीं के वहीं खड़े रहे। और कुछ ही देर में वहां पर कुछ गुंडे आए और वो सभी गुंडे उस पुलिस ऑफिसर को देखने लगे। उन सभी गुंडों ने पुलिस ऑफिसर को ऊपर से नीचे तक देखा और उन गुंडों ने कहा, ये कौन है, लगता है नया कोई इंस्पेक्टर है, हाँ सही बोल रहा हूं ना। और उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना है तुमने, मैं यहां पर नया पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मुझे एक बात बताओ, तुम लोग वही गुंडे हो क्या जो इन सभी गांव वालों को परेशान करते हो। और उसके बाद उस गुंडे ने कहा, अरे मैं इन सबको परेशान करता हूं, नहीं तो अब किसी से भी पूछ लो, हम भी यहाँ के एकदम नॉर्मल रहने वाले हैं, हम कोई गुंडे मवाली थोड़ी है, आप किसी से भी पूछ लो। हाँ तुम बताना जरा, क्या मैंने तुम्हें आज तक कभी परेशान किया है, बताओ जरा। जब उस गुंडे ने यह बात पूछी तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके मन मुताबिक जवाब ना देने पर वो गुंडा क्या कर सकता है। इसलिए सभी ने कहा, नहीं नहीं ये हमें परेशान नहीं करती। और ये बात सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने सबकी तरफ नजर घुमाई, हर कोई डरा हुआ था, सबके माथे पर पसीना आ गया था, वो जितने भी लोग बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है अब यहां से जाओ, इतनी रात को यहां खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, सब अपने अपने घर जाओ। उसके बाद
वो जो गुंडे थे उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ कदम बढ़ाया और उन गुंडों में से जो सबसे बड़ा गुंडा था उसने पुलिस वाले से कहा, देख भाई, तू यहां पर नया नया आया है इसलिए तुझे समझा रहा हूं। तू अपना पुलिस स्टेशन में बैठ आराम से, समझा? सरकारी नौकर है तो सरकारी नौकर बनकर रहे, अपनी तनख्वाह खा, अपने बीवी बच्चे पाल, समझा? ज्यादा फिल्मी हीरो बनने की कोशिश मत कर। हम यहां क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो हमारी मर्जी है। हाँ, समझा? चल निकल, अब निकल। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने स्माइल किया और सभी गांव वाले डर गए। वो सभी सोच रहे थे कि आखिर इतने सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े हैं और उनमें से सबसे बड़ा गुंडा उस पुलिस वाले को धमका रहा है और वो पुलिस वाला सिर्फ मुस्कुरा रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है इस पुलिस वाले में? सभी गांव वाले ये सोच ही रहे थे, तभी अचानक से एक आवाज आई और ये आवाज थी गोली चलाने की। उस पुलिस वाले ने उन गुंडों में से जो सबसे बड़ा गुंडा था उसके माथे पर सीधा गोली मार दी और उस गुंडे की लाश वही जमीन पर गिरी। उस गुंडे को भी समझ नहीं आया होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जितने भी सभी गुंडे थे सबकी रूह कांप गई और मानो सभी एकदम डर गए। सबकी पतलून गीली लगभग हो ही गई थी और हर कोई, जितने भी गुंडे थे वहां पर, सब कोई बुत बनकर खड़ा था और गांव वाले तो एकदम हैरान थे। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था। गांव वाले यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जिस गुंडे से वो इतने सालों से डरते हुए आ रहे थे, उस गुंडे को इस पुलिस वाले ने झटके में ही मार दिया। उसके बाद क्या था, वो सभी गुंडे वहां से भाग गए और इस पुलिस वाले ने उनके ऊपर भी फायरिंग करी। उन गुंडों के हाथ में हथियार तो थे, लेकिन मॉडर्न बंदूक क्या क्या, आखिर कौन से हथियार की चलती है, इसलिए सभी गुंडे वहां से भाग गए। इस घटना के बाद से उस गांव में और आसपास के जितने भी गांव थे, सभी गांव में लगभग राम राज्य आ गया था। हर कोई बेफिक्र होकर देर रात को भी घर से निकल सकता था और अपने काम कर सकता था। किसी को इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं थी कि अब अगर शाम से पहले उसका काम नहीं हुआ तब उसका काम अटका रह जाएगा। अब गांव में रहने वाला हर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश था और उन सभी की खुशी का कारण था वो नया पुलिस ऑफिसर। वो पुलिस ऑफिसर रोज अपनी गाड़ी से गांव में पेट्रोलिंग करता था और वो इस बात का खास ख्याल रखता था कि गांव में अब कोई भी अपराध ना घटे। वो ऑफिसर, जिसका नाम विक्रम था, वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था। जब वो उस गांव में पहली बार गया था तब उसने हर जगह सिर्फ अंधेरा और दहशत को महसूस किया था, लेकिन अब जब भी वो पेट्रोलिंग के लिए गांव में जाता था और गांव के लोगों को देखता था तब हर कोई खुशहाल नजर आता था और विक्रम बहुत ही ज्यादा खुश होता था इस बात से। एक रात वो अपने हवलदार के साथ गाड़ी में पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी अचानक से उसे एक आदमी भागता हुआ नजर आया जो दिखने में बहुत ही ज्यादा संदिग्ध लग रहा था। उसके बाद विक्रम ने कहा, हवलदार, जरा उस आदमी का पीछा करना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ गलत करके भाग रहा है। और तभी एक ही मिनट बाद एक चिल्लाता हुआ आदमी आया, चोर चोर चोर, उसने मेरे घर से चोरी कर ली, उसे कोई पकड़ो। और ये बात सुनते ही उस विक्रम ने कहा, अरे मैंने कहा था ना, ये कुछ जरूर गलत करके भागा है, तुरंत इसका पीछा करो। उस हवलदार ने कोई भी वक्त को जाया नहीं किया और गाड़ी स्टार्ट करके वो उस लड़के का पीछा करने लगा। वो लड़का बहुत तेजी से भाग रहा था। वो हवलदार और भी ज्यादा तेजी से कार को चलाने लगा, लेकिन वो जो चोर था वो पतले रास्तों से भाग रहा था। इसलिए विक्रम ने कहा, ऐसे इसे पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये पतले रास्तों पर भाग रहा है। एक काम करता हूं, मैं इसका पीछा करता हूं, ठीक है? तुम यहीं रहो और वो जो आदमी है उसे, जिसका चोरी हुआ है, तुम उसे संभालो, ठीक है? और उसके बाद विक्रम जो था वो उस चोर के पीछे भागने लगा। वो चोर बहुत तेजी से भाग रहा था और भागते भागते वो कहीं अंधेरे में गायब सा हो गया। विक्रम ने कहा,
इतने दिनों से इतनी अच्छी शांति थी, इसने सारी शांति खराब कर दी। छोड़ूंगा नहीं इसे, फिलहाल उस आदमी से मिलना जरूरी है। ये कहकर विक्रम जो था वो उस आदमी के पास गया जिसके घर से चोरी हुई थी। और वो जो आदमी था उसने कहा, अरे साहब, कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, इस चोर ने मेरे इतने सालों की कमाई को चुरा लिया, अब मैं क्या करूंगा। और उसके बाद वो जो विक्रम था उसने कहा, सबसे पहले आप शांत हो जाइए, आपकी कमाई को कुछ नहीं होगा, समझे आप। मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा, वो ज्यादा दूर भागा नहीं होगा, बस अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं अभी अपनी पुलिस टीम को लेकर उसका पीछा करता हूं। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, अच्छा वो किस तरफ भागा है। और विक्रम ने कहा, वो उस दिशा में भागा है, अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया, नजर ही नहीं आया कि आखिर कहाँ गया। और ये बात सुनकर वो जो गांव वाला था उसका चेहरा मानो पीला सा पड़ गया। और उसे गांव वाले ने कहा, आप एक काम करिए, आप उसे छोड़ दीजिए, अगर वो उस दिशा में भागा है तो छोड़ दीजिए, आप उसके पीछे मत जाइए। और ये बात सुनकर विक्रम ने कहा, क्या आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, वो आपके इतने सालों की कमाई को लेकर भागा है और आप कह रहे हैं कि मैं उसे जाने दूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद उस गांव वाले ने कहा, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, उस दिशा में बहुत बड़ा खतरा है, समझे आप। उस दिशा में एक जंगल है जिसमें 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 वो रहती है, और अगर कोई भी उस जंगल में चला जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता, समझे आप। विक्रम ने पूछा, वो रहती है मतलब क्या है आपका, कौन रहती है? उसके बाद उस गांव वाले ने कहा, यक्षिणी। कहते हैं कि बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक आदमी आया था, और वो आदमी दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। उस आदमी को देखकर हमारे जो दादा परदादा थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे और उसका पूरा शरीर तकरीबन 7 से 8 फुट का था, जो कि एकदम बिल्कुल भी नॉर्मल हाइट नहीं थी। और हमारे जो दादा परदादा थे वो उस आदमी को भगाने लगे, और वो आदमी भागते भागते उस जंगल में चला गया। कहते हैं कि वहां पर उसने कोई साधना करी, लेकिन वो साधना को पूरा नहीं कर पाया, बीच में ही उससे कोई गलती हो गई, और उसकी साधना से वहां पर एक यक्षिणी आई। लेकिन जैसे ही साधना में गलती हुई तो उस यक्षिणी ने उस आदमी को जान से मार दिया। तब से वो यक्षिणी वहीं पर उस जंगल में रहती है, और जो कोई भी उस जंगल में जाता है तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता। विक्रम ने जब ये सारी बातें सुनी तब विक्रम ने कहा, देखिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे उन बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। अब इन सभी बातों को आप दरकिनार करिए, और हवलदार तुम मेरे साथ चलो, अभी हम उसे पकड़ लेंगे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और जैसे ही विक्रम उस तरफ जा रहा था तभी उस गांव वाले ने कहा, देखिए साहब, मैं आपको उस जंगल में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आप आए हैं तभी हम शांति से रह पा रहे हैं। अगर मेरी कमाई चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं, कुछ देर कम रोटी खा लूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो पहले जैसे हर कोई घुट घुट कर जिएगा, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप उस जगह मत जाइए, आप उस जगह मत जाइए। और उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं नहीं जाता, लेकिन आगे से ख्याल रखना अपने घर के आसपास, ठीक है? अगर वो वापस दिखे तो मुझे जरूर से फोन करना, मेरा नंबर ले लो। उसके बाद विक्रम ने उस आदमी को अपना नंबर दिया और उसे वहां से भेजा। उस हवलदार ने कहा, तो साहब क्या अब हम वहां पर नहीं जाएंगे? और विक्रम ने कहा, हम जाएंगे। ये तो मैं इस आदमी को ऐसे ही कह रहा था ताकि अपने घर चला जाए और इसकी बात भी रह जाए। चलो चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। और हवलदार और विक्रम दोनों उस दिशा में जाने लगे जहां पर वो चोर गायब हुआ था। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, इसलिए विक्रम ने एक टॉर्च जलाई और उस हवलदार के पास भी एक टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में वो दोनों आगे बढ़ने लगे और तकरीबन 500 मीटर दूर जाने के बाद उन्हें एक जंगल नजर आया जो बहुत ही ज्यादा घना और डरावना नजर आ रहा था।
उस जंगल को देखकर उस हवलदार ने कहा, सर, मुझे तो लगता है ये वही जंगल है जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था। और उसके बाद विक्रम ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। और हो सकता है गांव में रहता है तो उसकी सोच पुरानी है। खैर, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो हकीकत में और बकवास में फर्क करना पता है। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। ये कहकर विक्रम और वो हवलदार दोनों उस जंगल में घुस गए और वो दोनों उस चोर की तलाश करने लगे। उसके बाद उस हवलदार ने कहा, सर, ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना है। मुझे तो लगता है सारे अपराधी यहीं पर छुपकर रहते होंगे। और उसके बाद विक्रम ने कहा, हाँ, तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि गांव के लगभग हर इंसान के मन में इस जंगल को लेकर डर है और कोई भी इस जंगल में आना नहीं चाहता। तो हो सकता है सभी अपराधी इसी बात का फायदा उठाते हो और इसी जंगल में रहते हो। अब हमें और आगे चलना चाहिए। विक्रम ने अपनी गन को निकाला ताकि अगर मामला बिगड़े तो वो मामले को संभाल पाए, और वो जंगल में अंदर जाने लगा। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई और विक्रम ने वहीं पर गोली चलाई। गोली चलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, बस गोली की आवाज जो थी वो पूरे जंगल में गूंज गई। उसके बाद वो जो हवलदार था उसने कहा, सर, मुझे तो लगता है हमें उस आवाज का पीछा करना चाहिए। वो चोर हो ना हो यहीं कहीं होगा। उसके बाद क्या था, विक्रम और वो हवलदार उन कदमों का पीछा करने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस कदमों की आवाज सुनकर अंदाजे में भाग रहे थे। विक्रम और वो हवलदार काफी फुर्ती के साथ कदमों की आवाजों का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ना ही उस हवलदार ने सोचा था, ना ही विक्रम ने। अभी तक जो आवाज सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ रही थी, वो अचानक से अलग अलग डायरेक्शन से आने लगी। और उस हवलदार ने कहा, सर, अभी तक तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन अब तो लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन से आ रही है, अब क्या करें? और उसके बाद विक्रम ने कहा, करना क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है यहां पर एक नहीं बल्कि दो अपराधी हैं और वो भाग रहे हैं। एक काम करते हैं, तुम उस डायरेक्शन में जाओ और मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, ठीक है? चौकन्ने रहना, अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो तुरंत आवाज लगा देना, ठीक है? और उसके बाद उस हवलदार ने हाँ में सर हिलाया और वो अलग डायरेक्शन में भागा। उसी के साथ विक्रम ने भी कोई समय को वेस्ट नहीं किया, वो भी दूसरे डायरेक्शन में भागा। वो दोनों कदमों की आवाजों का पीछा करने लगे और विक्रम ने तो ठान रखी थी कि जो कोई भी है उसे वो पकड़कर ही रहेगा। वो हवलदार भाग भाग कर काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन वो उस शातिर चोर को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक से कदमों की जो आवाजें थी वो उसे सुनाई देना बंद कर गई और वो हवलदार काफी ज्यादा घबरा गया। वो सोच रहा था कि कहीं वो चोर उसके चंगुल से भाग तो नहीं गया, और इसीलिए उसके माथे पर पसीना आ गया। वो आसपास देखने लगा और एक जगह खड़े होकर तेज तेज सांस लेने लगा। तभी अचानक से वहां पर एक ठंडी हवा चली जो उस हवलदार को छू कर निकली, और ये हवा जो थी वो बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। उस हवलदार ने एक जगह खड़े होकर तेजी से सांसें ले लेकर चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ घने घने पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी हर जगह बिखेरी, लेकिन उसे सुनसान जंगल के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से उसने महसूस किया जैसे उसके पीछे से कोई निकला है, और उसने घबरा कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। अब वो हवलदार थोड़ा सा तो घबरा गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत अभी भी नहीं हारी और उसने आवाज लगाकर कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, वरना मारे जाओगे। और मुझे पता है कि तुम वही चोर हो जो गांव से चोरी करके भागा है। अगर तुम अभी आ जाओगे तब बच जाओगे, वरना अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो पक्का गोली मारूंगा। और ये कहकर वो हवलदार चारों तरफ देखने लगा। उसे ये लग रहा था कि वो चोर डरकर बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 5 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद भी कोई भी जवाब नहीं आया, और अचानक से उस हवलदार की नजर
एक पेड़ पर गई और उस पेड़ पर उसने एक साए को देखा और वो साया बहुत ही ज्यादा काला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई खड़ी है, लेकिन वो परछाई किसकी थी ये समझ नहीं आ रहा था। उसने आसपास देखा कि आखिर ये परछाई है किसकी। अगर परछाई नजर आ रही है तो जिसकी भी ये परछाई है वो भी नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उस हवलदार को लगा कि उसे विक्रम को बुलाना चाहिए और वो विक्रम को बुलाने के लिए आवाज लगाने ही वाला था। उससे पहले ही उसने महसूस किया कि वो परछाई उस पेड़ से कहीं गायब हो गई है और अब उस हवलदार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए विक्रम को, क्योंकि अगर वो कहता कि उसने एक ऐसी परछाई को देखा है जो पेड़ पर खड़ी थी, लेकिन वो परछाई किसकी थी ये पता नहीं चला, तब विक्रम पक्का उसे डांटता। अब ना ही उस हवलदार को कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, ना ही उसे समझ आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना है। इसलिए मजबूरन वो खाली हाथ विक्रम की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो विक्रम की तरफ जाने के लिए मुड़ा और कुछ ही कदम चला, वैसे ही उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और जैसे ही वो हाथ उस हवलदार के शरीर को टच किया तो वो हवलदार घबराकर पीछे मुड़कर देखने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने वही काला साया खड़ा था जो अभी थोड़ी देर पहले उसने पेड़ पर देखा था। और ये देखकर उसकी आंखें जो थी वो मानो खौफ से बाहर आ ही गई थी। उसने आसपास नजरें घुमाई और ये पता लगाने की एक बार फिर से कोशिश करी कि आखिर ये साया है किसका, क्योंकि अगर साया नजर आ रहा है तो ये जिसका भी साया है वो भी यहीं कहीं होना चाहिए। लेकिन चारों तरफ उसने देखने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने उस काले साए को देखा तो इतना तो समझ आ रहा था कि ये काला साया किसी लड़की का है। और उस हवलदार ने घबराती हुई आवाज में कहा, सर 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 सर। उसके बाद वो जो हवलदार था वो अपनी पूरी जान लगाकर चीखा और विक्रम ज्यादा दूर नहीं था, उसे आवाज सुनाई दे गई। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई भारी मुसीबत आ गई है, इसलिए वो हवलदार चिल्ला पड़ा है। इसलिए विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली और वो उस हवलदार के पास आने लगा। और थोड़ी देर बाद ही वो जंगल के काफी अंदर आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हवलदार है कहां पर। उसने आवाज लगाई, कहां पर हो? हेलो, अरे सुनाई दे रहा है? मैं यहीं पर हूं, कहां हो? कुछ तो इशारा करो। लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद विक्रम ने अपना फोन निकाला और उस हवलदार का नंबर मिलाया तो रिंग तो जा रही थी, लेकिन सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा था और यह बात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक थी। उसने 2-3 बार कॉल ट्राई किया, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाया। और उसने लास्ट टाइम जैसे ही कॉल ट्राई किया तो किसी ने सामने से कॉल उठाकर कहा, हाँ सर, मैं यहीं पर हूं, बिल्कुल सुरक्षित, आप मेरे पास आ जाइए। और उसके बाद विक्रम ने कहा, अरे भाई तू है कहां पर? पहले ये तो बता, तभी तो आऊंगा। उसके बाद उस हवलदार ने उस विक्रम को डायरेक्शन बताई और उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए विक्रम उस हवलदार के पास आ गया। विक्रम ने कहा, अरे तुम चिल्लाए क्यों थे, कुछ हुआ है क्या? जिसके जवाब में उस हवलदार ने कहा, नहीं सर, वो असल में मैं थोड़ा डर गया था, अचानक से किसी चीज पर पैर पड़ गया था, इसलिए मैं चिल्ला पड़ा, बाकी कोई बात नहीं है। और उसके बाद विक्रम ने कहा, क्या तुम डर गए थे? तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम पुलिस में नौकरी कर रहे हो और ऐसी चीजों से डर जाते हो? मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। खैर, कुछ पता चला कि आखिर वो जो कदमों की आवाजें थी वो किसकी थी और कहां गया वो? जिसके जवाब में उस हवलदार ने कहा, अरे साहब जाने दीजिए ना, इतना पीछा तो कर लिया, अब पता नहीं कहां चला गया वो, मुझे पता नहीं चला, बस अचानक से कदमों की आवाजें आना बंद हो गई। और उसके बाद विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मैं एक जिम्मेदार पुलिस वाले से बात कर रहा हूं? हाँ,
तुम इतनी आसानी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हो? वो किसी की सालों की कमाई लेकर भागा है। हाँ, वो विक्रम ये सारी बातें बोल ही रहा था, तभी उसे एक बहुत ही गंदी और भयानक बदबू आई, जिसे सूंघ कर वो एकदम परेशान हो गया। विक्रम ने कहा, छी, ये बहुत गंदी बदबू, ये कहां से आई? ये तो बहुत भयानक बदबू है, जैसे कुछ सड़ रहा। तुम्हें आ रही है क्या? और उसके बाद उस हवलदार ने कहा, क्या बदबू? नहीं तो सर, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। हाँ, अब इतना बड़ा जंगल है, कोई जानवर मर गया होगा, उसी की लाश चल रही होगी। मैं तो कहता हूं चलिए चलते हैं वापस पुलिस स्टेशन। और विक्रम ने गुस्से भरी आंखों से उस हवलदार को देखा और विक्रम ने कहा, तुम क्या सिर्फ हराम की सैलरी खाने के लिए आते हो? हाँ, एकदम बेफिक्रे होकर चलिए सर पुलिस स्टेशन। अगर तुम्हें ज्यादा पुलिस स्टेशन में बैठने का शौक है तो मुझे बता दो, पुलिस स्टेशन तुम्हारा घर नहीं है। मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा, आराम से घर पर बैठना, समझे तुम? उसके बाद उस हवलदार ने कहा, अरे साहब, अब तो बेफिक्र हो जाइए। सबसे पहले आप तो इतनी चिंता करते हैं जैसे सारी टेंशन आपको ही है। अरे पकड़ लेंगे, जो कोई भी था चोर, एक ही तो चोर था। हाँ, जाने दीजिए, चलिए चलते हैं। और उसके बाद विक्रम ने कहा, तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले यह पता लगाना जरूरी कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। उसके बाद विक्रम ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपना रुमाल निकाला। उसके बाद उसने अपना पूरा आधा फेस कवर किया ताकि उसे बदबू ना आए। और उसके बाद जब उसने अपना फेस कवर किया तब भी थोड़ी बहुत बदबू आ रही थी, और उसी बदबू का पीछा करते करते वो आगे बढ़ने लगा। वो हवलदार बार बार यही की बात कह रहा था, सर जाने दीजिए ना, चलते हैं ना पुलिस स्टेशन, यहां पर वैसे भी अब कुछ नहीं मिलने वाला, कोई लाश होगी, सड़ रही होगी छोटी मोटी, जाने देते हैं। और उसके बाद वो जो विक्रम था वो बस उस हवलदार की बातों को इग्नोर कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। वो काफी आगे पहुंचा और वो हवलदार भी विक्रम के पीछे पीछे था। तभी अचानक से विक्रम का पैर किसी गीली और चिपचिपी सी चीज पर पड़ा, और वो चीज बहुत ही ज्यादा घिनौनी थी। जैसे ही विक्रम ने नीचे देखा तो उसकी आंखें खौफ से बाहर आ गई। उसने देखा कि वो एक लाश पर खड़ा है जिसका सर गायब है, और उसका जो पूरा खून है वो विक्रम के जूते पर लग गया है। उसने जब उस लाश के कपड़े देखे तब उसे याद आया कि वो जो चोर था जो गांव से चोरी करके भागा था, उसने भी यही कपड़े पहने थे, जिसका मतलब साफ साफ यही था कि ये उसी चोर की लाश है। लेकिन इस चोर को वो भी इतनी बुरी तरह से मारा किसने, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, देखो ये कोई जानवर की लाश है, बताओ ये किसी जानवर की लाश दिखती है तुम्हें? बेवकूफ कहीं के, पता नहीं, लेकिन अभी और बदबू आ रही है किसी अलग डायरेक्शन से, ये शायद उस डायरेक्शन से आ रही है, वहां पर भी जाके देखना पड़ेगा। अब चुपचाप चलो मेरे पीछे, वरना सस्पेंड करवा दूंगा। और उसके बाद वो जो हवलदार था वह विक्रम के पीछे पीछे जाने लगा, और थोड़ी दूर चलते ही विक्रम ने जो कुछ भी देखा उसे देखकर विक्रम के पूरे पैर सुन्न पड़ गए और उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी विक्रम को हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने उसी हवलदार की लाश पड़ी थी और उसका सर भी गायब था, और उस हवलदार का खून जो था वो कई मीटर के दायरे में फैला हुआ था। और अगर यह हवलदार की लाश है तो अभी तक जो उसके साथ घूम रहा था वो कौन था? यही सोचते हुए विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने उसी हवलदार को अपने पीछे पाया, और वो हवलदार पागलों की तरह हंसने लगा। उस हवलदार को पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली और घबराते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताओ जल्दी, कौन हो तुम? और अचानक से उस हवलदार की जो आवाज थी वो किसी लड़की की आवाज में बदल गई, और वो एक लड़की की तरह हंसने लगा। ये बात बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर विक्रम मानो बेहोशी हो गया। उस हवलदार का जो पूरा शरीर था वो चेंज होने लगा,
उसके शरीर में अजीब अजीब बदलाव आने लगे और उसका शरीर हूबहू विक्रम जैसा हो गया। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने आप को अपने सामने देख रहा था। विक्रम ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, उसके कानों में सिर्फ एक हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो किसी लड़की की थी। और उस हंसी की आवाज को सुनते हुए विक्रम जमीन पर धड़ाम से गिरा और वो बेहोश हो गया। हर तरफ सिर्फ शांति थी। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी आवाज का नामो निशान नहीं था। विक्रम बेसुध लेटा हुआ था। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। धीरे धीरे उसके शरीर में जान आना शुरू हुई और उसे होश आने लगा। उसकी आंखें जब धीरे धीरे खुली और उसे होश आया, तो उसने जब अपने आसपास नजर घुमाई तो उसने देखा कि वो जहां पर बेहोश हुआ था वहां पर वो नहीं था। वो एक गुफा में था, जो गुफा पूरी पत्थरों से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो गुफा किसी पहाड़ में बनी हो। और उसके बाद विक्रम उठा तो उसके सर में हल्का सा दर्द था और उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसे यहां पर लेकर कौन आया। फिर उसे लगा कि हो सकता है उसने जिस काले साए को देखा था वही उसे यहां पर लेकर आया हो। और तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे वहां पर कोई आ रहा हो। विक्रम ने जानबूझकर झूठ मूठ में बेहोश होने का नाटक किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर उसे उस गुफा में कौन लेकर आया था। उसने अपनी थोड़ी सी आंख खोली और देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि एक बहुत ही लंबे कद का आदमी, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, वो उसके सामने खड़ा था। और उस आदमी ने कहा, यह नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी आंखें खोलो, मैं जानता हूं तुम होश में आ चुके हो। जब यह बात विक्रम ने सुनी तब उसने अपनी आंखें खोली और वो उठ के खड़ा हो गया। उसने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करी तो उसने देखा कि उसकी बंदूक उसके पास नहीं थी। उस लंबे कद के आदमी ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? आत्मरक्षा के लिए अपना हथियार? चिंता मत करो, तुम्हारा हथियार वहां पड़ा हुआ है। और उसके बाद विक्रम ने सामने देखा तो उसकी बंदूक वही कोने में पड़ी हुई थी। और विक्रम ने कहा, कौन हो तुम और तुम मुझे यहां लेकर क्यों आए हो? और उसके बाद उस लंबे कद के आदमी ने कहा, मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूं, तुम ये पूछ रहे हो? तुम्हें पता भी है आखिरी टाइम जब तुम होश में थे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसके बाद विक्रम ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन जो कुछ भी था बहुत भयानक था। मेरे साथ जो हवलदार था उसकी लाश देखी मैंने, और जिस चोर को पकड़ने के लिए मैं उस जंगल में गया था उस चोर की भी लाश देखी मैंने। और एक काला सा साया और किसी लड़की की हंसने की आवाज, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं। और उसके बाद उस लंबे कद के आदमी ने कहा, मुझे पता ही था, खैर अब तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। इतने लंबे समय से तुम बेहोश पड़े थे, अब तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तब उसने कहा, क्या काफी लंबे समय से? कितने दिन हुए मुझे बेहोश हुए हुए? उसके बाद उस आदमी ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, 15 दिन बाद तुम होश में आए हो। यह सुनकर विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और विक्रम ने कहा, क्या 15 दिनों बाद मैं होश में आया हूं? ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी मेरे साथ घटा वो पिछली रात की बात है। और उस लंबे कद के आदमी ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसे सबसे पहले छोड़ो और
तुम्हें अब कुछ जरूरी काम करने हैं। तुमने गांव वालों के लिए जो कुछ भी किया था वो बहुत अच्छा किया था। गांव वाले बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे ना होने की वजह से जो पहले अपराध हो रहे थे वही अपराध फिर से होना शुरू हो गए हैं। और अब पहले की तरह गांव का हर व्यक्ति घुट घुट कर जी रहा है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए सबसे पहले तुम अपने शरीर को आराम दो और ये दवाई पियो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उस आदमी ने विक्रम की तरफ एक कटोरा बढ़ाया और उस कटोरे में कुछ तरल पदार्थ था। उसके बाद उस आदमी ने कहा, ये लो, इसे पी लो, इसे पी के तुम ठीक हो जाओगे। और विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर लूं? हो सकता है इसमें तुमने कुछ गलत जहर वगैरह मिलाया हो। और ये बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हें मारना ही चाहता तो तुम्हारे होश में आने का इंतजार ही क्यों करता? मैं तुम्हें वहां पर मरने के लिए छोड़ भी सकता था, और वो यक्षिणी तुम्हें काफी अच्छे से मौत के घाट उतारती। या तो तुम जब बेहोशी में थे तब भी मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन देखो तुम जिंदा हो। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? मैं भरोसे लायक हूं, चिंता मत करो, पियो इसे। और उसके बाद भरोसा करके विक्रम ने उस कटोरे में जो तरल पदार्थ था उसे पी लिया। और उसे पीने के बाद उसे अपने शरीर में थोड़ी ताकत महसूस हुई और वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा। विक्रम ने उस आदमी से पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने बारे में तो कुछ बताओ। तुम हो कौन और तुम क्या जानते हो उस जंगल के बारे में? और जिसने मुझे मारने की कोशिश करी वो कौन थी? उसके बाद उस आदमी ने कहा, अभी ये सब सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाओ, ठीक है? गांव में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रही बात उस जंगल की तो उसे बाद में देखेंगे। मैं यहीं रहता हूं, ठीक है? जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहां आ सकते हो, लेकिन याद रखना, अकेले आना, किसी को लेकर नहीं। उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, इतनी बात तो मैं तुम्हारी मान ही सकता हूं। अब यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? उसके बाद वो जो आदमी था वो विक्रम को लेकर उस गुफा से बाहर निकला और उस आदमी ने कहा, ये देखो, ये रास्ता जा रहा है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर। यहां पर जब तुम चलते जाओगे तब तुम्हें रास्ता नजर आ जाएगा, मेन रोड। वहां से तुम अपने पुलिस स्टेशन की तरफ जा सकते हो। उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है। विक्रम ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, थोड़ी बहुत ताकत तो उसके शरीर में आई गई थी। उसके बाद वो चलता हुआ मेन रोड पर पहुंचा। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में आया। विक्रम को देखकर पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे सब हैरान हो गए और अपनी सीट से खड़े हो गए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और विक्रम ने कहा, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? इतने लंबे समय बाद आया हूं, मरा नहीं हूं। और उसके बाद सभी जो पुलिस वाले थे उन्होंने सैल्यूट किया और सभी ने पूछा, सर आप तो 15 दिनों तक गायब थे, हमने पूरा जंगल छान मारा, आपका कोई नामो निशान नहीं मिला, हमें तो लगा कि आप इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद विक्रम ने कहा, चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। सबसे पहले हमारा जो गांव है उसे देखो, वहां पर कोई अपराध तो नहीं हुआ। और फिर विक्रम ने जब ये बात बोली तब सभी पुलिस वालों ने अपने मुंह जो थे उन्हें लटका लिए और विक्रम समझ गया कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। और विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुआ? तुमने तो सारी शांति खराब कर दी, चलो गाड़ी लेकर। विक्रम के ना होने से उसके इलाके में अपराध फिर से बढ़ गए थे और गांव वाले फिर से परेशान हो गए थे। हर कोई यही सोच रहा था कि विक्रम की मौत हो गई है और अब वो वापस उसी चंगुल में फंस गए हैं जिस चंगुल में पहले फंसे थे। विक्रम अपने साथी कर्मियों के साथ वापस वहां पर आया और गांव वाले विक्रम को वापस देखकर एकदम हैरान हो गए और सभी लोग बहुत खुश हुए। विक्रम ने वापस अपनी ड्यूटी को संभाला और
जितने भी अपराध हो रहे थे, जितने भी अपराधी थे वहां पर, सबको अंदर कर दिया और कई अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से विक्रम का खौफ अपराधियों में एक बार फिर से बन गया और अपराध फिर से कम हो गए। अपराधों को खत्म करना विक्रम के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए बड़ी बात यह थी कि अब वो पता कैसे लगाएगा कि आखिर उस जंगल में चल क्या रहा है, और उसे जवाब भी देना था, क्योंकि एक हवलदार की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत कैसी हुई, ये सभी चीजें नॉर्मल इंसानों को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था विक्रम के लिए। लेकिन उसे ये पता था कि अगर वो सारी बातें सच सच बताएगा तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने बता दिया कि जब वो हवलदार और विक्रम दोनों उस जंगल में चोर को पकड़ने के लिए गए थे, तब चोर और हवलदार में हाथापाई हो गई। विक्रम सही समय पर वहां पहुंच पाता, इससे पहले ही उस बहादुर हवलदार ने उस चोर को मार दिया, लेकिन हवलदार को भी साथ में चोट लग गई और दोनों की वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद ये जो हवलदार वाला जो मैटर था, ये तो जैसे तैसे क्लोज हो गया, लेकिन विक्रम के अंदर एक आग लगी हुई थी, क्योंकि उसका एक सिपाही मरा था और विक्रम को उसका बदला चाहिए था। उसके जीवन में अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। जब भी वो रात में सोता था तो उसे रात में अजीब अजीब से सपने आते थे कि वो उसी जंगल में है और उसे वही लड़की के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार ये सपना आया, लेकिन विक्रम को रोज ये सपना आने लगा। वैसे तो विक्रम ने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया था और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा था, लेकिन अब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो उसकी समझ के बाहर था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन उस अंधेरे में उसके पास एक उजाले का स्रोत भी था, और वो था वही आदमी जिसने उसे बचाया था। उसके बाद विक्रम ने फैसला किया कि वो उस आदमी की गुफा के पास जाएगा और उस आदमी से मिलकर कई सारे सवाल करेगा और उसे जवाब लेगा और आगे तय करेगा कि उसे क्या करना है। रात के वक्त विक्रम छुप छुपा कर वापस उसी जगह पर गया, उस गुफा के पास, और उसने आवाज लगाई, मैं हूं विक्रम, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुमने कहा था ना कि मैं जब चाहूं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूं, अब जरा बाहर आओ। जब विक्रम ने आवाज लगाई तो सामने से कोई जवाब नहीं आया, और विक्रम ने सोचा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं, और वो अपना कदम आगे बढ़ा ही रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी मुंडी ऊपर घुमानी पड़ी, क्योंकि 7.5 फुट का वही आदमी उसके सामने खड़ा था। और उस आदमी ने कहा, बहुत जल्दी आ गए, मुझे पता ही था कि तुम आने वाले हो, चलो अब अंदर। उसके बाद वो आदमी और विक्रम उस गुफा के अंदर चले गए, और विक्रम ने कहा, अब तुम मुझे बताओ कि आखिर उस जंगल में क्या हो रहा है और वो सब कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा वो तो मेरे समझ के बाहर है। उसके बाद उस आदमी ने कहा, जो कुछ भी उस जंगल में उस रात तुमने देखा वो आज से नहीं, कई 100 सालों से चला आ रहा है। कई 100 साल पहले उस जंगल में किसी ने यक्षिनी की साधना करी थी और उसे सिद्ध करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी साधना से वो यक्षिनी यहां आ तो गई, लेकिन उसके बाद उस साधक से कुछ गलतियां हो गई, जिसके बाद उस यक्षिनी ने उस साधक को जान से मार दिया, और उसकी जो खून की प्यास थी वो बुझी नहीं। अधूरी साधना से वो यक्षिनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई, और उसके बाद से जो कोई भी उस जंगल में गया उस यक्षिनी ने उसे जान से मार दिया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। जब विक्रम ने ये बात सुनी तब विक्रम ने कहा, ऐसा कुछ तो वो गांव वाला भी बता रहा था। उस गांव वाले ने भी बताया था कि कई 100 साल पहले इस गांव में एक आदमी आया था और उस आदमी ने जंगल में साधना करी थी। उसके बाद उस आदमी ने कहा, वो मैं ही था। ये बात सुनकर विक्रम जो था वो एकदम चौंक गया और उसने कहा, क्या तुम्हारी उम्र कितनी है?
और फिर उस आदमी ने कहा, मुझे याद नहीं। उसके बाद विक्रम ने कहा, लेकिन वो गांव वाला तो बता रहा था कि जो आदमी यहां इस गांव में आया था उसी ने साधना करी थी। इसका मतलब तुम ही वो साधक थे, लेकिन तुम तो जिंदा हो। उसके बाद उस आदमी ने कहा, नहीं, मैंने कोई साधना नहीं करी थी। मुझे पता था कि वहां पर कोई साधना करने वाला है, और उसी साधना को मैं रोकने के लिए उस जंगल में गया था। उस समय जो राजा था जिसके अंडर में ये गांव आता था, उसी ने साधना करी थी, और मैं इस साधना को रोकना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये साधना बहुत मुश्किल है। कोई आम इंसान इसे अंजाम नहीं दे सकता, और अगर कोई गलती हुई तब कई सारे लोगों की जान मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन मैं साधना रोकने में नाकामयाब हो गया। वो राजा साधना शुरू करे उससे पहले ही मुझे उसे रोकना था, लेकिन मैं काफी लेट हो गया। उस राजा ने साधना को शुरू कर दिया था जब मैं वहां पहुंचा। मैं बीच में उसकी साधना को नहीं रोक सकता था, क्योंकि बात वही पड़ दी। उस राजा ने पूरी साधना को काफी अच्छे से किया। उसने यक्षिणी को यहां बुला भी लिया, लेकिन आखिर में उसने कई सारी गलतियां कर दी, जिसकी वजह से वो खुद मारा गया और मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। विक्रम ने कहा, एक मिनट, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? राजा, ये साधना, यक्षिणी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सर के सब कुछ ऊपर से जा रहा है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वो राजा उस जंगल में साधना करने वाला है? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले मालूम हो जाता है। और उसके बाद विक्रम ने कहा, तुम्हारी सारी बातें मुझे दफियानूसी लग रही हैं। ऐसा भी थोड़ी होता है कि तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले पता चल जाए। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, अभी तुम गिरने वाले हो और तुम्हें काफी चोट लगेगी। और उसके बाद विक्रम ने कहा, मैंने यहां पर आकर अपना टाइम वेस्ट किया है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। पक्का बहुत झोलमाल है। और यह कहकर विक्रम उठा और कुछ ही कदम चला था तो उसका पैर जो था एक पत्थर से टकरा गया और वो मुंह के बल धड़ाम से गिरा, जिसकी वजह से उसके मुंह पर चोट आ गई। और उस आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम गिरने वाले हो। गिर गए। और ये सुनकर विक्रम ने कहा, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इतने नुकीले पत्थर है यहां पर, पता नहीं तुम कैसे रहते हो इस गुफा में। खैर, मैं चलता हूं। विक्रम की कोई गलती नहीं थी। विक्रम आधुनिक दौर में पैदा हुआ था और वो काफी पढ़ा लिखा भी था, इसलिए उसे ये सारी चीजें दफियानूसी लग रही थी। और वो यही सोच रहा था कि ये आदमी भी बकवास कर रहा है और जो कुछ भी उसके साथ जंगल में हुआ उसके पीछे कुछ और माजरा है। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर विक्रम क्या करेगा। क्या विक्रम उस यक्षिणी का सामना कर पाएगा? क्या विक्रम उस यक्षिणी से उस जंगल को मुक्त कर पाएगा? क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस जंगल में जाने वाले हर एक व्यक्ति की काफी दर्दनाक मौत होगी। क्या होगा आगे, जानिए अगले पार्ट में।